हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद। तो ये नीला चांद उपन्यास उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इस उपन्यास की आज हम विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचते रहे। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, मई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं प्रतिदिन वीडियो, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं, नॉमिनल फीस है बिल्कुल। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं इस उपन्यास की तरफ जो हमारे सिलेबस में है, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद। तो पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम शिव प्रसाद सिंह जी के विषय में। तो शिव प्रसाद सिंह का जन्म हुआ 19 अगस्त 1928 को जलालपुर जमानिया बनारस में ये पैदा हुए थे। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने 1953 में एमए किया और पीएचडी भी की, और उसी में अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे। ठीक है, इनके जो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इनको इस उपन्यास को यानी कि कई सारे पुरस्कार मिलते हैं। अगर बात करते हैं नीला चांद उपन्यास की, तो ये हिंदी की कालजयी कथाकार शिव प्रसाद सिंह का यशस्वी उपन्यास है, और जिसके लिए इनको 3 प्रख्यात पुरस्कार मिले। ठीक है, कौन कौन से? 1991 में इसको साहित्य अकादमी मिला, 1992 में शारदा सम्मान मिला, और 1993 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस उपन्यास की अगर हम बात करते हैं, इसकी कथा वस्तु की तरफ चलते हैं, तो ये इस उपन्यास में तो ये उपन्यास क्या है? इस उपन्यास में महाकाव्यात्मक की सभी शर्तों को पूरा किया गया, यानी महाकाव्यात्व की सभी शर्तों को पूरा किया गया। ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक भावभूमि को सतर्क विस्तार में प्रस्तुत करता है। यानी जयशंकर प्रसाद का जो ऐतिहासिक भावभूमि है उसको ये विस्तार देता है ये उपन्यास। ठीक है, नीला चांद उपन्यास में इतिहास साहित्यिक शैली में लोक से संवाद करता है। इसमें एक सरता नहीं है, प्रेमचंद की यथार्थ वाली खुरदरी जमीन है। पाठकों को यदि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के साहित्य को आमने सामने रखकर समझना है, तो नीला चांद को पढ़कर हमें हम समझ सकते हैं उसको। ठीक है, राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक की गहन पड़ताल इस उपन्यास में मिलती है। ब्राह्मण से चंडाल तक की मनास्थिति को खंगाल कर उच्चतर मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, इसके कथानक की बात करते हैं अगर, तो इस उपन्यास की, तो उपन्यास का जो नायक है, इसके बीच बीच में जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं वो इसके पात्र हैं, उनके पात्रों का नाम भी नोट करते जाइए आप लोग। तो इस उपन्यास का जो नायक है वो कीर्ति वर्मा है। ठीक है, आग की लपटों में घिरे राजमहल कालंजर से इसका कथानक प्रारंभ होता है। दूर पहाड़ी की ऊंची चट्टान पर कीर्ति वर्मा हाथ मलते अपना सर्वस्व लुटता हुआ देखता होता है। उनकी आंखों में वह दृश्य भी तैरने लगता है जब आतताई राजा कर्ण कर्ण का यहाँ पे ध्यान रखिए, समाधि में बैठे हैं। उनके इस बड़े भाई देववर्मा का सिर कबंध से अलग है। उसका क्रूर अट्टहास कानों में गूंजने लगता है। दूसरे ही क्षण वधु वेश में उनकी भाभी जी का स्मरण हो आता है, जो अपने पति के सिर और कबंध को लेकर चिता पर बैठी है। शीघ्र ही चिता धू धू कर जलने लगती है, और चारों ओर आग ही आग। ऐसा लग रहा मानो अग्नि की सातों जिह्वाएं लपलपाती हुई सब कुछ लील रही हूँ। कीर्ति वर्मा सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनका प्रिय अश्व प्रचंड जोर से हिनहानाता रहता है। तभी प्रधान अमात्य गोपाल भट्ट अपने सहयोगियों के साथ आते हैं। तो गोपाल भट्ट प्रधान अमात्य है, ये पात्र भी नोट डाउन कीजिएगा। संकल्प मित्र नीति और अनीति का विचार विमर्श होता है। निर्णय लिया जाता है कि बुंदेलखंडी साधु वेश में, तो इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन किस वेश में किस नाम से जाता है आगे है। तो कीर्ति वर्मा कीरत बनकर जाता है बुंदेलखंड में साधु वेश में। कीर्ति वर्मा कीरत बनकर, मंत्री अनंत अंतु बनकर, कवि कृष्ण मिश्र किशन मिश्र बनकर के वाराणसी पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद वहीं आगे की रणनीति बनती है। इसके बाद का पूरा घटनाक्रम बनारस की धरती पर चलता है इस उपन्यास का। और उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह एक इतिहासकार भी थे। ऐतिहासिक प्रमाणों को उन्होंने स्वयं जांचा परखा। शिलालेखों और भोजपत्रों पर अंकित लिपियों पर उनकी बड़ी बहुत नजर पैनी थी। दोनों के काल निर्धारण के लिए कई तथ्य जुटाए गए। खुदाई के दौरान प्राप्त मूर्तियों और मुद्राओं पर बड़ी गहराई से विचार किया गया। इतिहास का तटस्थ और तर्कपूर्ण मूल्यांकन करने के बाद मंदिरों, मठों, झीलों, खंडहरों और ऐतिहासिक स्थलों को उन्होंने उपन्यास में शामिल किया। तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक समझ शिव प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व के अनछुए पहलू को उद्घाटित करती है। उपन्यास के पात्रों का चयन एवं नामकरण कथानक के अनुरूप ही यहाँ पर किया गया।
संवाद की बात करें तो संवाद में भाषा बदलती रहती है, पात्रों के अनुसार कभी संस्कृत का प्रयोग होता है, कभी पाली का होता है, कभी अवहट, कभी भोजपुरी, कभी बांग्ला तो कभी लोकभाषा। तो ये विभिन्न भाषाओं का प्रयोग इस उपन्यास में देखने को मिलता है। ठीक है, जब कीर्तिवर्मा कालंजर छोड़ बनारस की ओर प्रस्थान करते हैं तो एक सामान्य स्त्री गीत गाती है। तो ये गीत कौन सा था, ध्यान रखिएगा। हंसा फिरे विपत के मारे अपने देश निनारे, अब का बैठे ताल तलैया छोड़ से समुद्र किनारे, अपने देश निनारे अपने देश निनारे। तो ये ध्यान रखिएगा, नीला चांद उपन्यास का ये गीत है। ठीक है, तो उपन्यास में लोक को विशेष स्थान दिया गया। कारशासन, सिक्का, प्रसेव, थैली, द्रम, द्रव्यधन जैसे दर्जनों शब्द इस उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका नाम अर्थ ध्यान रखिएगा इन शब्दों का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कृतिकार ने लोक और शास्त्र में सदैव अभिन्नता दर्शाई। शास्त्र लोक में कुछ यूं था, जैसे इसमें लिखा, सारी शरीरी प्रेम लाल, मानसिक प्रेम श्याम, आत्मिक प्रेम श्वेत होता है। कहा जाता है बनारस शिव के त्रिशूल पर टिका है, इसलिए दगद दगद जजल ललाट पट्ट पावके। ठीक है, स्रोत है शिव स्रोत है। ठीक है, सूक्ता है कि अनुगुंज पूरे उपन्यास में सुनाई पड़ती है। ठीक है, नंदीश्वर का ज्योतिर्लिंग विराट रूप लेने लगता है। यहाँ की आबो हवा पराक्रम ज्ञान और वैराग्य दुला है। महायोगिनी माँ शीलभद्रा इस रहस्य से परिचित होती है। तो शीलभद्रा नाम एक आता है पात्र का, उनका वरद हस्त उन सबके ऊपर रहता है जो अन्यायी यश कर्ण के विरोध में खड़े हैं। ठीक है, अमात्य और भृत्य दोनों इसके सामने नतमस्तक होते हैं। आगे चलकर आध्यात्म की ऊंचाइयां वासुदेव की अनंत लीला में एकीकृत होने लगती हैं। माँ शीलभद्रा स्वयं एक योगिनी होकर गोपगान करती है। इनका आश्रम तप के तेज से सदैव दैदीप्यमान रहता है। नया आगंतुक आते ही उस अलौकिक प्रकाश को सहन नहीं कर पाता और वो मूर्छित हो जाता है। ठीक है, माँ शीलभद्रा के। ठीक है, उपन्यास के नायक कीर्तिवर्मा स्वयं इसको अनुभव करता है। माँ शीलभद्रा इस कथानक की महत्वपूर्ण पात्र हैं और इनसे लगभग सभी पात्र जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आर्य नस्ल की अद्वितीय सुंदर कन्या गोमती का विवाह महायोगिनी की कृपा की देश से उनकी देखरेख में संपन्न होता है। तो गोमती भी इसके एक मुख्य पात्र है। और बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं, ठीक है, हीनयान और महायान के उच्च आदर्शों, ठीक है, हीनयान और महायान के जो उच्च आदर्श और पतन को बड़ी बेबाकी से इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है नीला चांद उपन्यास में। उपन्यास में राजा भोज की सदास्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। बड़े विस्तार से बताया गया कि वे किस तरह वाराणसी के राजा धूर्त कर्ण के बिछाए मोहरों में फंस जाते हैं। साथ ही राजा भर्तरी और रानी पिंगला की संक्षिप्त कथा यहाँ मिलती है। तो ये राजा भर्तरी और रानी पिंगला भी ध्यान रखिएगा, पात्रों में आ सकते हैं। जब कीरत यानी कीर्तिवर्मा भर्तरी को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है तो योग को साधने वाली वैरागी झेप जाता है। इस प्रकार उपन्यास में कई अंतर कथाएं एक साथ गुम्फित हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो अब खड़ग संचालन धनुर्विद्या का बड़ी से इस उपन्यास में वर्णन किया गया। इसके अलावा तीर तलवार ऐसे विष के लेपन की बात की गई जिनके खरोंच मात्र से सैनिक की मृत्यु हो जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के, यदि युद्ध ये अस्त्रों की यहाँ पे बात की, युद्ध के समय जड़ी बूटियों का भी उल्लेख मिलता है जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि घाव में सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, एक माह के भीतर वो मरकर तड़प कर मर जाता है, ऐसी जड़ी बूटियों का इसमें नाम आता है। अश्व प्रशिक्षण संचालन की बारीकियों को बताया गया। पाठक जानकर जानवरों की संवेदना एवं भाषा में रुचि लगने लगता है। इन सबसे गुजरते हुए वेद व्यास का महाभारत वर्णित आयुध वृत्तांत का इसमें स्मरण हो आता है। जैसे उसमें लिखा है कि कितना सघन कितना विस्तृत, ऐसा लगता है मानो इन संस्थानों पर भगवान वेदव्यास उपन्यासकार के रूप में उतर आए हों। ठीक है, तो ज्ञान का अगाध विस्तार, फूटे उजास के पूर्व गंगा स्याह होती है, इसके बाद क्रमशः इनके मंथर धार रंग बदलने लगते हैं। तो माँ गंगा सूर्यास्त तक लगभग 24 रंग धारण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका पॉइंट है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि यदि गंगा विभिन्न छवियों का फिल्मांकन करना हो तो कैसे, मतलब अगर इसका इसका नाट्य रूपांतर किया जाए तो कहते हैं ये थोड़ा सा कठिन है, शायद असंभव है, लेकिन फिल्मांकन नीला चांद जैसे ऐतिहासिक उपन्यास में मुमकिन हो पाया। यानी शिव प्रसाद सिंह के दूसरे उपन्यास गली आगे मुड़ती है में इसी तरह से उनका फिल्मांकन किया जा चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस उपन्यास में। तो अनेक प्रकार की, यानी ये अगर देखा जाए तो ये गंगा के अलौकिक सौंदर्य का पान करना हो तो एक बार कहते हैं इस नीला चांद को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बनारस के आचार विचार रहन सहन यहाँ दर इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। कुछ उलझे उलझे किंतु पारदर्शी, ठीक वैसे ही सदा शिव की उलझी जटाओं से गिरती निर्मल गंगा धारा। इन्हीं विशेषताओं के कारण नीला चांद जैसी जो रचना है इसका लोक पुनर्मूल्यांकन हमेशा होता रहता है। ठीक है, साहित्य
साहित्य अकादमी का पुरस्कार और व्यास सम्मान की कसौटी इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उपन्यास का संदेश उसके नायक कीर्ति वर्मा में छिपा है। ठीक है, दुश्मन के घर में रहकर उसकी नाक के नीचे युद्ध की रणनीति बना लेता है कीर्ति वर्मा, उसे अमल में लाता है। शत्रु राजा कर्ण की कलचुरी सेना में अपने मंत्री अनंत का प्रवेश कराता है, उसकी एक एक गतिविधि पर वो नजर रखता है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं इस उपन्यास में, तो सामान्य प्रजा के सहयोग से कीर्ति वर्मा और उनके सहयोगी शत्रु को शिकस्त पर शिकस्त देता है। आश्चर्य की बात यह है कि वह किसी यानी किसी पड़ोसी राजा की मदद भी नहीं लेता। उनके सहयोगी ढोम, धारिकार, आदिवासी, मछुआरे, मुसहर, मल्लाह बनते हैं। ये सभी उस कीर्ति वर्मा के सहयोगी बनते हैं। ठीक है, उनसे राजा अतिशय प्रेम करता है। अपने राजा के लिए मौत से भी लड़ने को ये सभी तैयार रहते हैं। पूरा युद्ध वाराणसी में लड़ा जाता है और युद्ध के दौरान कीर्ति वर्मा धर्म आध्यात्म के मर्म को समझने के लिए अनेक आचार साधकों और पुरोहितों के संपर्क में संगति में रहता है। स्वयं महायोगिनी माँ शीलभद्रा उनके भविष्य को पढ़कर विपत्तियों के प्रति उनको आगाह करती रहती हैं और वृषध्वज भगवान नंदीश्वर की महिमा समझाते हैं। जय कंदारे का उद्घोष करते हुए चंदेल युद्ध भी ये लोग जीत जाते हैं कीर्ति वर्मा। ठीक है, तो राज्याभिषेक के समय कृष्ण मिश्र जैसे उच्च कुल में उत्पन्न कवि को कोई पद भी नहीं मिलता, सबसे जबकि नीच समझे जाने वाली जातियां बड़े पदों पर आसीन होती हैं। दूसरी ओर सभी मत मतांतरों को दरकिनार करते हुए उपन्यास का नायक उद्घोष करता है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए गए संकल्प कार्यसिद्धि में सहायक होते रहते हैं। ठीक है, तो व्रत पूजा व्रत तप अनुष्ठान नहीं, व्यक्ति पर जब भी संकट आता है उसकी अंतर्शक्ति सक्रिय होने लगती है। अमावस के समय नीला चांद की प्रतीक्षा बड़ी शिद्दत से होती है। ऐसे समय में उसकी पहचान जरूरी है क्योंकि सबके अंतस में छिपा होता है नीला चांद। तो ये था उसका इसकी कुछ समीक्षात्मक चर्चा जो हमने यहाँ पर की। ठीक है, तो जितना वह आप भी सभी जानते हैं इस संपूर्ण उपन्यास को इतने कम समय में पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें मिले उन बिंदुओं को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके पास मतलब कुछ भी ना जानने से अच्छा तो बहुत कुछ तो यहाँ पर इस विषय में आपको क्लियर हो ही जाएगा कि इस उपन्यास का विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से इसके पात्र हैं। ठीक है, कौन से इसको सम्मान मिले। तो संपूर्ण कथानक को पूरा उपन्यास पढ़ नहीं सकते, अब इतना समय नहीं है, तो इसलिए जितना हमसे हो सका मैंने कोशिश की आप तक सभी बिंदुओं को पहुंचाने की। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू।